नमस्कार दोस्तों, आपको सबसे पहले हैप्पी होली। एक बार फिर से स्वागत है आपको सभी का हमारे इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस शो में, जिसका नाम है वर्तमान की बात। जहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के अंदर क्या होने लग रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब सरकार की नीतियाँ क्या है, पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता क्या सोचती है, और सबसे लास्ट सेगमेंट में रहता है पर्सनैलिटी, यानी कि जो पूरे हफ्ते भर में जो व्यक्तित्व उभर करके आए हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो ट्रेंडिंग में रहे हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। खाओ माँ कसम। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। मतलब जो बंदे की एक बार से राइज हुआ था, उनका उदय ही हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। जब दिल्ली के अंदर 2011, 12, 13 के समय पे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ में मिल करके काफ़ी बड़ी प्रोटेस्ट किया करते थे कि इस देश को हम भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार में खुद सन गई भैया। राजनीति है, ये अपना असर तो दिखाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप कितनी सच हैं गलत हैं, इस चीज़ की जांच नहीं हो पाई है, लेकिन उनका नाम तो घोटाले में आया ही है। घोटाला क्या है कि जो दिल्ली की शराब नीति है, अब आप सोच रहे होंगे हर कोई न्यूज़ चैनल पे अब ये माहौल पे हेडलाइन बना हुआ है, चारों लोग डिबेट शो चल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ईडी जो सेंट्रल एजेंसी है उनको भेज भेज करके चंदा इकट्ठा कर दिया गया, उनको धंधा दे दिया गया है। इस हाथ से पैसा लिया है, इस हाथ से धंधा दिया है। इस काम को बंद करके इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। सही पकड़े हैं। अब ये मीडिया तो एक तरह से कोई खबर मिलती है, अगर बीजेपी के खिलाफ आई है तो उसको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आई है तो उसको तो दबाने की कोशिश करते हैं भरपूर। थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में। शराब घोटाला क्या हुआ 2020-21 के वक्त में, जब भारत के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो एक्सरसाइज ड्यूटी के मिनिस्टर हुआ करती थे, मनीष सिसोदिया, वो एक नई नीति लेकर के आते हैं सर लिक्विड पॉलिसी की। उसके अंदर क्या था कि सबसे जो क्रिटिसाइजिंग पॉइंट था वो थी लिक्विड पॉलिसी, यानी कि दारू बेचने की जो उसमें प्राइवेट प्लेयर की एंट्री कर दी गई थी, यानी कि ठेका। जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे नरेश कुमार, उन्होंने दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट जनरल विनय सक्सेना और मनोज सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को एक रिपोर्ट पड़ी इस पूरी नीति के 1 साल आने के बाद में। उसमें पाया गया कि इस जो नीति बनाई गई थी, उस नीति की वजह से जो दिल्ली की जो राजस्व 144 करोड़ की छूट दे दी गई लाइसेंस बांटने में प्राइवेट प्लेयर को। 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक 2020 में लाइसेंस फीस में 24% की छूट दे दी गई। विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव किया गया। प्रति बियर में 50 रुपये का आयात शुल्क घटा दिया। मेन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बोलने वाले लोग हैं, क्रिटिक्स ये बताते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनका एक तरफ से पैसा माफ किया, उनको लाइसेंस फ्री में बांटी, और उनको लाइसेंस फ्री में बांट करके दूसरे हाथ से पैसा लिया और उस पैसे का इस्तेमाल किया गोवा, पंजाब और कई सारे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए। ये पैसा शराब का घोटाला करके सरकारी राजस्व से इस तरह से माफ करके दूसरे तरीके से पैसा लेकर के अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये आरोप सत्य नहीं हो पाए, इनकी कोई सच्चाई नहीं, अभी ये अपने निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, केस चल रहा है, अभी जांच नहीं हो पाई है। अब ईडी ने अरेस्ट किया है, लेकिन अगर उनको दोषी पाया जाता है अरविंद केजरीवाल को, तो उनको चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उससे अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इस पॉलिटिक्स के अंदर न्यूज आई है, वो है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर। गुजरात यूनिवर्सिटी फेमस है। गुजरात यूनिवर्सिटी, यहाँ पे विदेश से लड़के पढ़ने आते हैं। मतलब भारत के एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए विदेशी छात्र यहाँ पे पढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफ्रीका के देशों से करीब 300 से 400 विदेशी लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं। वो पढ़ते वक्त में नमाज अदा कर रहे थे शाम पे, कहीं वो हिंदू के उग्र लोगों ने, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, इनको जो कुछ नहीं कर पाए जीवन में, वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। उनको धर्म के रक्षक बन के उन पर हमला कर देते हैं, पेंटिंग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं कि नमाज आप क्यों पढ़ते हैं यार। अब अपने देश में शिक्षा लेके नहीं आए हैं हम, दूसरे देश में। अब मैं खुद अमेरिका के अंदर शिक्षा लेने जाऊँ, भारत के अंदर से कितने लोग विदेशों में पढ़ते हैं, उन पर इस तरह से हमला कर दिए जाएँ तो भारत इसकी कड़ी निंदा क्यों नहीं करे। इस तरह से कोई धर्म को टारगेट करना ये गलत है, लेकिन इस पर पुलिस के उनके कमरे घर के अंदर घुस घुस के उनके बेडरूम में उनके सारे सामान तोड़ फोड़ डाले। मतलब भारत देश की क्या चीज़ छवि बनेगी अपने देश की कि कोई आपके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आया, उसके साथ में ये भेदभाव किया जा रहा है। हमारे इतिहास के अंदर से नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए फेमस नहीं था कि इस तरह से विदेशी विद्यार्थियों के साथ में बदतमीजी किया जाए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया।
गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में तो बना ही सकते हैं यार। आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से क्या होता है, वीडियो आगे यूट्यूब दिखाता है, वरना उसको वहीं रोक देता है। इसकी वजह से व्यू नहीं आते, व्यू नहीं आते तो चैनल तो बंद करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। कमेंट में सबसे बड़ी खबर है वो है व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रसिया के प्रेसिडेंट बन गए 87% वोटों के साथ में, वोट शेयर के साथ में। अगर किसी भी लोकतंत्र देश में कोई भी राजा बन जाता है, कोई भी किंग बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, अगर सही तरीके से वोट डाले जाएं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको करीब भारत की केवल 30 से 40% जनसंख्या ने चुना है, उसी की वजह से वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। उनके पास में 50% जनसंख्या का भी सपोर्ट नहीं है। और वहीं पे व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके पास में 87% का ये उन पर कई आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक तरफा अपने जीतने के लिए ये इलेक्शन करवाए, बस दिखाने के लिए लोगों को वहाँ के जो अपोजिशन मेन लीडर है उनको मार दिया जाता है या देश पे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस तरह से एक तरह से इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसको तानाशाही कहते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म कर देना। और जो अलेक्सी नावल्नी करके उनके एक मेन अपोजिशन लीडर माने जाते थे रूस के अंदर, वो उनको पहले ही उनको जेल के अंदर मार दिया गया, उनको कुछ भी हुआ हो, उनकी मृत्यु हो गई। इसकी जो आप देख सकते हैं आपके अराउंडिंग वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपके आसपास में क्या होने लग रहा है। जो तानाशाही प्रवृत्ति है जो शासकों की, वो बढ़ती जा रही है। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, रूस के कॉन्टेक्स्ट में कई सारी तानाशाह, नॉर्थ कोरिया, कई सारी तानाशाही प्रवृत्ति शासकों की बढ़ती जा रही है। यानी कि जो सत्ता पे एक बार आता है उससे उतरना ही नहीं चाहता, चाहे उसकी एज लिमिट हो जाए। चाहे चीन के शी जिनपिंग को देख लीजिए, रूस के व्लादिमीर पुतिन को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को देख लीजिए। और जैसे सत्ता का नशा ऐसा है कि चाहे एज में चाहे कुछ भी बदलाव करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इससे कोई उतरना नहीं चाहता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर 5 साल के बाद में वहाँ के स्टूडेंट यूनियन JNSU के इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। इनकी डिबेट देखिए, डिबेट में स्टूडेंट किस तरह से अपनी अपनी विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट वाले मतलब JNU को इस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाता है कि लेफ्टिस्टों का अड्डा है, एंटी नेशनल लोग रहते हैं यहाँ पे, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह से बदनाम मीडिया ने JNU को किया है। उसी के ऊपर एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें पूरी कोशिश की गई है कि लेफ्ट तो पूरे देश को उनको एक तरह से एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश की गई है। अब आपको कंफ्यूज मत हुई मेरे बीवी। हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी JNU, यहाँ के कुछ होनहार शिक्षक और छात्र अपने क्लासरूम में कम, समाचारों की सुर्खियों में ज्यादा पाए जाते हैं। Big breaking news coming in. Anti-national students conducting protest. क्या JNU राष्ट्र विरोधियों का गढ़ है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। सुनो बे, आज हमारी संस्कृति और हमारी अखंडता पे उंगली उठ रही है। तो ये लेफ्ट वालों का जो देश विरोधी एजेंडा है ना JNU में बर्दाश्त किया जाएगा ना देश में। जय श्री राम। बस ये मतलब पूरे विश्व में जो हिटलरवादी शासक हैं, कई सारी फांसीवादी शक्तियाँ, हिटलरशाही नाजीवादी शक्तियाँ, उनको राइट वर्ग का माना जाता है। यानी कि वो दक्षिणापंथी विचारधारा, एक बावनपंथी विचारधारा, लेफ्ट और राइट की ये लड़ाई चलती है। लेफ्ट चाहता है कि समाज के अंदर सुधार आए, जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ जाति व्यवस्था, हमारे पुराने जो कस्टम रीति रिवाज को छोड़ करके हम अपनी समानता और उसकी आज़ादी के साथ में जिए। लेकिन राइट वाले नहीं चाहते। राइट वाले अपने पुरानी आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं, उसी पे फोकस करते हैं। मेनली उनका एक तरह से नेशनल सेंटिमेंटल, उनके राष्ट्रीय छवि को बना करके चलते हैं। इस तरह की लड़ाई चलती रहती है। अब आप मूवीज़ के अंदर इतना बुरा कचरा पढ़ा जा रहा है। आप 1970 के दशक की मूवियाँ देखिए, किस तरह की काफ़ी बड़े पैमाने पे वो समाज के अंदर सच्चाई दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज की मूवी उनके अंदर एक तरह से प्रोपेगेंडा रहे, किसी को बदनाम करने पे इस तरह से लोगों को कहना चाहिए पैसा, उसको पैसे इसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर मूवी हो, चाहे JNU इसका नाम बदल करके ये मूवी बनाई गई है। किसी को बदनाम किस लेवल तक किया जा सकता है। वो मैं तो कहता हूँ देश को बनने में लेफ्ट राइट का भी हमारे समाज में उनका भी योगदान है, लेफ्ट का विचारधारा वाले लोगों का भी योगदान है। हमको दोनों आइडियोलॉजी को ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना है। जिसमें से अच्छा सामान निकला उसको ले लो, उसमें से अच्छा सामान लेगा उसको ले लो। एक मिश्र विचारधारा क्यों नहीं बनाते? इस देश की जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा? बात तो सही है। बाकी सब तो राजनीति में मुझसे ज़्यादा आप देख रहे हैं क्या होने लग रहा है। कोई नेता उसको टिकट नहीं मिल रही तो ये कुछ भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे,
में से छोड़ करके इनको अपना अस्तित्व बताना है। कोई विचारधारा ही नहीं बची है। कोई एक लीडर कहता था मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, इस मेरी विचारधारा ये है, मैं इस पार्टी को प्रमोट करता हूँ, उसको कल टिकट नहीं दिया जाए तो वो सबसे पहले उस पार्टी को लात मार कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अपना अस्तित्व बनाने में ये लोग लगे हुए। आप एक नंबर कमीने हो तो हूँ, मैं हूँ। और जो राजनीति इस तरह की जा रही है आगे, आप इसमें देखिए भारत के अंदर कई सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और कई सारी ऐसी समस्याएं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो वो है करके आ रही हैं, क्लाइमेट क्राइसिस से जुड़ करके ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इलेक्शंस के समय पे बात की जाती है, वो धर्म के बारे में, जाति के बारे में, और सब हर में एक पार्टी की बुराई नहीं कर रहा। हर पार्टी अपना अपना एजेंडा सेट करने में बैठी है, अपने समीकरण लगाने में बैठे हुए। इलेक्शन स्ट्रेटजी के इस लोकल एरिया में इतने लोग रहते हैं, इस कास्ट के, तो इस कास्ट के कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए जिसकी वजह से उनकी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट आने की संभावना बनी रही। दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब डिफरेंट रिपोर्ट आई, उनके बारे में बात करेंगे। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया है कि इसमें फिनलैंड यूरोपियन देश है, उसका पहला नंबर आया है, और पाकिस्तान का 108वां, और नेपाल का 93वां, और भारत का 129वां स्थान आया है। मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को समझिए, इसके अंदर कई आयाम देखे जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कितनी फैसिलिटी दी जा रही है, हमको बेरोजगारी कितनी मिल रही है, खुशहाल, मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना खुशी है, और उसके पैसा कितना मिल रहा है, उसको भोजन किस मात्रा का मिल रहा है। इस तरह की भारत के अंदर पोजीशन दर पे दर गिरती चली जा रही है। 129वीं पोजीशन आप समझ सकते हैं। मतलब यूरोपियन देश ही हमेशा इस पूरे, हमसे चीन भी आएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, नेपाल भी आएंगे, ये देश पिछड़े हुए हैं आर्थिक आज़ादी में। लेकिन इस तरह से भुखमरी डायमेंशन, इस तरह से हैप्पीनेस क्यों ख़त्म होती जा रही है, इसके बारे में कोई भी पार्टी क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं लोग इन चीज़ों पर डिबेट क्यों नहीं करते कि हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों गिरता जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया था कि मानव की कितनी उपयोगिता है, उसके बारे में गिरती जा रही है। इसके बारे में इलेक्शंस में कोई बात नहीं करता, बात करते हैं केवल आपको पता है। सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, वो है जोमेटो ने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। वो कंट्रोवर्सी क्या थी, कि नया विवाद क्या था कि उसके अंदर जोमेटो ने एक नया इनिशिएटिव लेकर के आई। जोमेटो को CEO हैं दीपेंद्र गोयल, वो एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं कि यानी कि वेज जो शाकाहारी लोग हैं उनके खाने के लिए उनके बर्तन अलग होंगे, उनका डिब्बा अलग होगा, और यहाँ तक कि डिलीवरी करने वाले लोग भी अलग होंगे। यानी कि जो मांसाहारी और शाकाहारी लोग हैं उनके अलग अलग डिलीवरी करने वाले लोग होंगे, और उनकी यूनिफॉर्म भी अलग रहेगी। जो शाकाहारी है उनकी ग्रीन यूनिफॉर्म रहेगी, और जो रेड यूनिफॉर्म रहेगी और रेड बैग रहेगा उनका पूरा, वो मांसाहारी लोगों की डील रहेगी। इससे प्रॉब्लम ये आई कि जो भी मांसाहारी फूड डिलीवर करते हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय है, वो उनका कहना ये था कि उनको रूम रेंट पे कोई नहीं देगा, सोसाइटी के अंदर एक गंदी नज़र से उनको देखा जाएगा। इसकी वजह से जोमेटो को एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, डिलीवरी बॉय नहीं मिलेंगे। इसकी समस्या के बचने के लिए जोमेटो ने अपना ये फ्लैट ड्रेस वाला कंसेप्ट अलग कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि अलग अलग ड्रेस नहीं होगी, लेकिन बर्तन और डिलीवरी बॉय अलग रहेंगे। उसके बारे में आपको ऐप पे क्लियर दिखेगा। बिहार के अंदर कोसी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ये पुल माना जाएगा अगर बन के कंप्लीट हो जाता, लेकिन बनने से पहले ये भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया। भ्रष्टाचार की बेट कैसे चढ़ा के इस जो पुल है बनते ही बनते गिर गया, टूट के गिर गया। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बन करके, इसके लिए जो दिया था गेमॉन एंड कैंसर, दो कंपनी है, इन कंपनियों ने टेंडर दिया गया था। क्या पता इन कंपनियों ने टेंडर चंदा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चंदा खरीद करके उस पार्टी को दे दी हो, और उस पार्टी ने उठा करके उनको टेंडर दे दिया हो। अब आप जिसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, आप समझिए कि मैं आपको भ्रष्टाचार की भीड़ छड़ना इस तरह से बेकार को, वहाँ के लोकल लोग तो ये कहते देख रहे हैं जहाँ पे 6 mm की सरिया डालनी है वहाँ पे सरिया ही नहीं डाल रहे हैं, 3 mm की डाल रहे हैं। इतने घोटाले हो रहे हैं कि ये पुल टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन राजनीति के भ्रष्टाचार के बारे में तो इलेक्शन में कोई बात ही नहीं करता। सब दूध के धुले हुए बनते हैं और सबको अपना अपना मकसद सीधा करना है। इसको जनता इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहती। जनता तो उस फ्री रेवड़ी कल्चर जो चला हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन विकास को इतने लार्ज स्केल में उसमें भ्रष्टाचार हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। उसकी बड़ी खबर है वो है घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23। इसमें दिखाया गया है कि गांव के लोगों और शहर के लोगों की तुलना। गांव के लोगों में से 214 रुपये हर महीने एक व्यक्ति खर्च कर देता है दूध के लिए, और 203 रुपये सब्जी के लिए खर्च कर देता है एक व्यक्ति, 185 रुपये अनाज के लिए
वही शहर में 466 रुपये हर महीने एक व्यक्ति खर्च कर देता है दूध के लिए, और 235 रुपये अनाज के लिए, 203 रुपये सब्जी के लिए। लेवल पे गांव की और शहर की इस तुलना को दिखाया गया। इसके अंदर सबसे बड़ी जो महंगाई बढ़ती हुई कीमत को दिखाया गया, गांव और शहर के अंदर डिफरेंस दिखाया गया, वो था दूध का। दूध की वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 गवर्नमेंट ने लॉन्च करने के बारे में सोचा है, यानी कि जो किसानों से दूध आता है उसकी गुणवत्ता को वहीं पे बढ़ा दिया जाए। उसकी कीमत जो एक पशु जब मान लीजिए 4 लीटर गाय दूध देती है, उसको वहीं पे 20 लीटर दूध की उसके अंदर ऐसी नस्ल डाल दी जाए, उसको इस ऐसी ब्रीड बना दिया जाए, तो वही इतना अच्छा दूध देगी, किसान को भी फायदा होगा और दूध भी सस्ता होगा मार्केट में। ऐसे कई सारी जो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, एक आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में यही दिखाया गया कि पिछले सालों की तुलना में इस साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। उस महंगाई के बारे में कोई बात ही नहीं करता, खासकर पूरी मीडिया, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की लोकल है। वो इथेनॉल 100 इथेनॉल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैस एंड अर्बन अफेयर्स करके उसके जो हेड हुआ करते हैं हरदीप पुरी, उन्होंने एक इथेनॉल 100 करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, पेट्रोल की जगह सब्स्टिट्यूट जो पेट्रोल है हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं और दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर पेट्रोल आता है, उसके बचने के लिए इथेनॉल का हमारे वाहनों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। उनके इंजन इस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे कि उनकी इथेनॉल की खपत से वो अच्छी तरह से चल सके। इथेनॉल क्या होता है कि जो एक विशेष केमिकल्स एक प्रोसेस के जरिए गेहूँ और चना और गन्ने की खेती में से उनमें से इथेनॉल जनरेट किया जाता है। ये फ्यूल की तरह काम करता है, ये बायोफील्ड होता है, जैव ईंधन। लोगों की एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अंदर दिखाया गया कि जो ग्लोबल कंपनी है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, किस तरह से लोगों को फोर्स लेबर भदुआ मजदूर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। इसके रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भारतीयों की स्थिति बहुत दयनीय है। लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट जो पश्चिमी एशियाई देश, दुबई, सऊदी अरेबिया, इस कतर फतर में काम करते हैं, इन देशों में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है कि वो काम छोड़ करके नहीं भाग सकते, उनको हर कीमत पे काम करना पड़ेगा और उनको इस एज अ फोर्स लेवल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनको बार बार टॉर्चर किया जाता है। कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी बिजनेसमैन हैं, वो 36 अरब डॉलर कमा रहे हैं जो बधुआ मजदूरों से। पूरी वर्ष लेवल पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतनी लेवल पे कमाई होती है। हम तुमको तो छोटे रिकॉर्ड लगते हैं, ये काफ़ी बड़े लेवल पे कमाई होती है। लेकिन अगर एक आंकड़े की बात करें तो एक मजदूर से जिसको फोर्स लेवल में काम करवाया गया है उससे $10,000 पर मंथ कमाए जाते हैं। पर्सनैलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी के अंदर इम्पोर्टेंट खबर आई है, वो है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की माँ एक बार फिर से एक बच्चे को जन्म दिया है, उनकी माँ और पिता ने। ये खबर इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास में एक बेटा हुआ है, ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि जो उनकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है वो IVF टेक्नोलॉजी के जरिए दिया है। अब आप सोच रहे होंगे IVF टेक्नोलॉजी क्या होती है। IVF टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तरीका होता है। अगर कोई औरत मतलब उसकी गर्भा से इतना कैपेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है बच्चा पैदा करने की, तो उसको मशीन्स के जरिए उसके अंडे और स्पर्म को दोनों को मेट करके लैब में दोनों को मीट करवा दिया जाता है। मीट करके उनसे एक भ्रूण बन करके तैयार होता है। भ्रूण से यूटेरियस उसको फिर दोबारा से गर्भाशय में प्लेस कर दिया जाता है और वो माँ फिर बच्चे पैदा करने के योग्य हो जाती है। लेकिन भारत का कानून है, भारत का कानून जो IVF करवाने के लिए है वो उसमें औरत की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए और मर्द की और जो IVF के लिए एलिजिबल है उस व्यक्ति की उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन जो सिद्धू मूसेवाला की माँ है उनकी उम्र 58 साल है और पिता की 60 वर्ष की एज है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी में बल गया। से केंद्र से पंजाब स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश आए कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना करके पेश करे। लेकिन उनके पिताजी कह रहे हैं कि उनको स्टेट ऑफिशियल परेशान कर रहे हैं, कम से कम इलाज को पूरा हो जाने देते, उसके बाद में हम रिकॉर्ड पेश करते। लेकिन मीडिया को मुद्दा मिल गया, वो 24 घंटे इसी चीज़ की हेडलाइन चला रहे हैं। आपको पब्लिक ओपिनियन के अंदर बात करेंगे, पब्लिक हालात और समस्याओं के साथ में जूझ रहे हैं। बेंगलुरु के जो कर्नाटक की कैपिटल है उसके RR नगर में पानी की ATM पे पानी ख़त्म हो गया। यानी कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी जगह बनाए हैं, प्लांट बनाए, वहाँ से लोग पीने का पानी इकट्ठा करते हैं। लेकिन वहाँ पर पानी की इतनी बड़ी किल्लत
आई हुई है। क्लाइमेट क्राइसिस, इस बदलते हुए माहौल, इस बदलते हुए वातावरण हम सब के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन कर के आ रहा है, लेकिन इस चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर हम बेंगलुरु की एक सर्वे की बात करें तो वहाँ पे प्रतिदिन 2600 मिलियन लीटर पानी चाहिए होता है बेंगलुरु के लोगों के लिए। उसमें से 60% पानी कावेरी नदी से आता है, 40% ग्राउंड वाटर से आता है। 180 से ज़्यादा झीलें हैं, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा सूख चुकी हैं। वाटर टैंक भी पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वाटर टैंक जो पानी की सप्लाई करते हैं, लोगों को नित्य दिन प्रतिदिन पानी पहुंचाते हैं, वो भी डरे हुए हैं कि कब तक पानी आएगा, हमारे पास में पानी की सोर्स ही नहीं बचे। इतनी बुरी हालात आने 10-5 सालों में बहुत तबाही आने वाली है। पानी से लेकर के हम जूझने वाले हैं, लेकिन इसके लिए कोई सॉलिड प्रोग्राम बनकर के तैयार ही नहीं हुआ है जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सके। और है वो नोएडा पुलिस एल्विस यादव को अरेस्ट कर देती है। अरेस्ट जो श्याप की रेप पार्टी, जो श्याप का श्याम कोबरा का बैनम बेचने के केस में, दरअसल जो मेनका गांधी बीजेपी की सांसद है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाती है, उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे और केस भी दर्ज करवाया है। पुलिस इसी संदिग्ध पे उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में जेल में जो पुलिस हिरासत है कोर्ट में पेश किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कई लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हरियाणा के अंदर गैंग्स बना दिए जाते हैं कि भाई 36 बिरादरी ये हो गया वो हो गया। ये बेवकूफ़ी करने में क्यों लगी होगी? ये टॉक्सिक कल्चर, इतनी ये पर्सनैलिटी लोगों को अंधभक्त बन कर के बना दिए गए हैं, जो समाज के अंदर केवल गाली गलौज के सिवा क्या ही दे सकते हैं। एक मैक्स टन के आदमी को, 250 ग्राम का आदमी, उसको मार करके अपने आप में बिग बॉस का हीरो बनना, अपने आप में हीरो बनना, ये हमारे समाज के लिए रीति नहीं, ये हमारे समाज के लिए आईने का काम नहीं करेंगे। अच्छे लोगों से अपने समाज को एक आईना का देने का काम करिए, न कि ऐसे लोगों से जो बेमतलब की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। आपने फॉलोअर्स और वायरल और लगातार ट्रेंड में बने रहने के लिए। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। इम्पोर्टेंट खबर है वो झूठी और भ्रामक खबर जो एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए जो बाबा रामदेव की कंपनी के एमडी है आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर कर दिया और माफ़ी मांगी है, और बिना शर्त ही उनसे माफ़ी मांगी है कि हमसे गलत ऐड हमने चलाए हैं और हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन आगे हम ऐसे ऐड कभी नहीं चलाएंगे और ना अपने प्रोडक्ट मिस इन्फॉर्मेशन के साथ में बिकेंगे। बाबा ये आँख को मीच के और सांस को खींच के प्रोडक्ट बेचने का नया तरीका लेकर के आए थे मार्केट में, और ये 2014 से पहले पेट्रोल डीजल की बात किया करते थे, लेकिन पेट्रोल डीजल में फिर कहते थे मेरी पूँछ पाड़ेगा, इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। ये इस तरह की अपनी, ये बाबा आता है उसको कुछ संपत्ति से लेना देना नहीं है, लेकिन वो 10,000 करोड़ की कंपनी बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट स्वदेशी के नाम पर बेच करके आपको चूना चटा करके चले जाते हैं। ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? कमेंट सेक्शन में तो एटलीस्ट बता ही सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।